बैक आफ्टर द ब्रेक। और साल 2024 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कैसा साल रहा 2024 है? का मेरा और गजल का आखिरी सेगमेंट है। मैं गजल के साथ अब 2024 में कोई सेगमेंट नहीं मैं भी नहीं करना चाहती। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड और ऑन एयर बता रही हूँ कि मुझे आपके साथ 2024 में अब कुछ भी नहीं करना है। ये 2024 का आखिरी कुछ सेकंड्स चल रहे हैं जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। तो बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपको। अब देखेंगे कि 2025 में मैंने आपको बर्दाश्त करना है या नहीं करना। तो जी, जिस तरह हमने बहुत से सेगमेंट डिस्कस किए हैं आज, और अब आखिरी सेगमेंट है हमारा 2024 का, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बदतरीन साल 2024। पाकिस्तानी फिल्मों के लिए एक मायूसकुन साल साबित हुआ है। इस साल कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल कर पाई हो, क्योंकि 2023 में मौला जट की कामयाबी का जहां जश्न मनाया गया, वहीं अगर हम 2024 के हवाले से बात करें तो फिल्मों की नाकामी ने इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर सवालात बहुत ज़्यादा खड़े कर दिए हैं। साल 2024 में पाकिस्तानी सिनेमा घरों में चंद फिल्में तो रिलीज़ हुई हैं, लेकिन उनमें से कुछ ने मामूली सी कमाई की है, लेकिन इन फिल्मों का मयार और कामयाबी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से पुराने दौर में हुआ करती थी, और जिसका फिल्म व्यूअर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया था। तो ये मामलात हैं जी कि क्या वजह बनी, किन वजूहात की बिना पर जो है वो हम जवाल की तरफ ज़्यादा चले गए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। फिल्म इंडस्ट्री की बात कीजिए तो हमारे पड़ोस में फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन हमारे यहाँ शायद फिल्म इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर रही। वो जो फोकस होता है ना, गेस्ट मौजूद हैं हसनैन, गेस्ट हमारे पास आ चुके हैं। शोएब हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शोएब हारून किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप फिल्म के हवाले से इनके क्रिटिक्स, इनकी तज्जिया सुनते रहते हैं, इनके एनालिसिस सुनते रहते हैं। शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर पहले सवाल में सिर्फ इतना ही पूछूं कि 2024 हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपके मुताबिक कैसा रहा? देखिए जी, 2024 जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वैसा ही रहा जैसा अगर एक इंडस्ट्री जो है जो अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पे दर पे उसको जो है वो तरह तरह के चैलेंजेस का सामना हो, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसी ही रही। 11 फिल्में रिलीज हुई, और जिस तरह आपने पहले बताया कि कोई भी फिल्म जो है वो कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। और अगर हम मौला जट की बात करें, जिसको हम एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, तो वैसी कामयाबी तो खैर बड़े अरसे के बाद हमें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिली थी, लेकिन 2024 इतना कामयाब साल नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अच्छा शोएब साहब, आप नहीं समझते कि एक फैक्टर जो ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि मयार अब उस तरह का नहीं है जो पुराने दौर में हुआ करता था और लोग जो है वो शौक से देखा करते थे, तो इसकी बुनियादी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए जी, टेक्निक के हवाले से अगर हम देखें तो फिल्मों ने जरूर इम्प्रूव किया है। आप ये देखिए कि हमारे पास जो 2024 में भी फिल्में आई वो तरह तरह की नौयत की थी, और जॉनरास की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स ने काफी जॉनरास के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उम्र यार आई जी, कॉमेडी भी था, वो थी। उम्र यार बिल्कुल एक फैंटेसी फिल्म थी, वो भी एक डिफरेंट जॉनरा। फिर अगर आप नाबालिग अफराद देखें तो वो एक डिफरेंट जॉनरा, और इसी तरह दूसरी फिल्में जो थी, आर्ट हाउस सिनेमा भी हमने देखा पाकिस्तान से निकलते हुए। लेकिन जहां पे चीज जो मुझे लगता है कि कमी रही वो थी कंटेंट की। कंटेंट की स्ट्रेंथ जो है, जो स्क्रिप्ट्स है, वो हमें कहीं अच्छे नजर नहीं आए। फिल्म हमारी जो 2024 की फिल्मों की लिस्ट है उसमें कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसकी हम कहें कि कहानी बहुत अच्छी थी। तो कहानी कमजोर होने की वजह से मुझे लगता है कि फिल्मों को वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। हम टेक्निक में शायद बेहतर हो गए, हम प्रोडक्शन वैल्यू बेहतर कर रहे हैं, हम जो है वो जॉनरास के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम कहानी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन ज्यादा फोकस है, उसके बाद एक्टिंग जाती है, जो कि हमारे पास अच्छे एक्टर्स की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे पास कहानी लिखने वाले अच्छे नहीं हैं। अच्छा शोएब साहब, आपकी मौजूदगी का मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तारीख के अगर ज़रोकों में जाया जाए, मैं उस दौर की बात करता हूँ जब वहीद मुराद का दौर था, नदीम का दौर था। उसमें कहीं ना कहीं पे हम पैरेलल में भी थे, हमारी फिल्म भी उतनी देखी जाती थी जितनी पड़ोस की फिल्म देखी जाती थी। लेकिन क्या वजह है कि एकदम से पड़ोस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हम आज तक अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री बनाने में नाकाम रहे। शोएब साहब से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ते हो चुका है। जो ही शोएब साहब वापस लाइन पे आते हैं तो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि होप्सो के 2025 में हसनैन हमें ये इंटरनेट के मसाइल ना देखना पड़े। ऐसे ही है, ऐसे ही है। 2025 में हम उम्मीद करते हैं कि शार्क हमारी केबल को नहीं खाएगी और इस तरह के मसाइल नहीं होंगे जिस तरह के अभी हमारे शोएब भाई के साथ चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शोएब भाई जल्दी से हमें ज्वाइन करेंगे। और जो मेरा सवाल था वो बड़ा एक टेक्निकल सवाल था, जो सुनने वाले हैं ना
उनको ये वाकई समझ है कि किसी ज़माने में हम वहीद मुराद की मूवीज़ भी यहाँ पे हाँ, देखी जाती थी, नदीम को भी देखा जाता था, मोहम्मद अली को भी देखा जाता था, और पैरेलली आप जो इंडियन एक्टर्स हैं उनको भी देखते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद स्क्रिप्ट के ऊपर इतना काम नहीं होता, प्रोडक्शन। जैसे शुएब साहब ने खुद भी यही बात की ना कि लिखने वाले स्टोरी अच्छे नहीं है, मतलब लिखने के हवाले से लेकिन ये बहुत से ग्रेजुअल मसाइल है ना गजल। हाँ। देखिए कि कहाँ पे 60s में या 70s में आप पैरेलल थे, मतलब अगर थोड़ा सा ही आप में फर्क था, लेकिन एकदम से आप धड़म करके गिर गए और वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई आपके यहाँ। तो $1 बिलियन इंडस्ट्री का लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है इसमें, जिस तरह से फंडिंग नहीं है। फंडिंग है, फिर अनफॉर्चुनेटली ये भी कहा जा सकता है कि कदगन बहुत ज्यादा होती है, फतवे एकदम जारी हो जाते हैं कि ये लिबास नहीं होना चाहिए था, ये लिबास नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पूरी कम्युनिटी को बैठ के ना तो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, शुएब साहब को हमने जी फोन लाइन पे ले लिया। शुएब साहब, मेरा सवाल ये था कि अगर 60s या 70s की बात की जाए, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, इनकी मूवीज़ और फिर साथ से पड़ोस से पैरेलल मूवीज़ दोनों मतलब सिनेमाघरों की जीनत बनती थी, हमारी मूवीज़ भी उतना ही बिजनेस करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई और हम आज भी स्ट्रगलिंग फेस में हैं। देखिए जी, एक तो खैर मार्केट के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उधर इतनी सिनेमा स्क्रीन है और इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि वहाँ पे इट मेक्स बिजनेस सेंस। यहाँ पर 300-350-400 स्क्रीन के अंदर रहते हुए किसी भी फिल्म मेकर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना एक मुश्किल अमल है, बावजूद इसके कि उसकी फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो जाए। तो हमें मार्केट खोलने की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये अब वक्त है कि हमें ये सोचना होगा कि हम गल्फ की तरफ देखें, हम चाइना की तरफ देखें। अगर इंडिया हमें अपनी फिल्में वहां पर स्क्रीन करने की इजाजत नहीं देता तो हमें दूसरी मार्केट को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में बहुत सारी उर्दू समझी जाती है, वहाँ इंडियन फिल्में भी बड़ी मशहूर है, तो पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं देखी जा सकती। इसी तरह चाइना में हमें पता है कि माजी में पाकिस्तानी फिल्में मेरा नाम है मोहब्बत, बाबर शरीफ और गुलाम मोहम्मद साहब की बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो डबिंग कर कर चाइना के सिनेमाज में भी फिल्में रिलीज की जा सकती हैं। इसी तरह गल्फ की बात मैं कर चुका हूँ, वेस्ट में भी अब अच्छी खासी पाकिस्तानी आबादी यूके में भी रहती है, अमेरिका में भी रहती है, ऑस्ट्रेलिया में। तो हमें मार्केट खोलने की जरूरत है। और आप देखें कि ये जो लेजेंड ऑफ द मौला जट थी, इसकी कामयाबी में भी इंटरनेशनल मार्केट की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। तो मेरे ख्याल में फिल्म मेकर्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बेहतर बनाएं और उसके थ्रू जो है वो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर भी कर सकेंगे और पाकिस्तानी फिल्में बन भी सकेंगी ज्यादा बड़ी तादाद में। जी, यकीनी तौर पर हम यही एक्सपेक्ट भी करें। अच्छा शुएब साहब, ये बताएं कि अब एनिमेटेड मूवीज जो हैं उनकी तरफ थोड़ा सा रुझान ज़्यादा बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा आ भी रही हैं और कमा भी रही हैं। जैसे कि अभी द ग्लास वर्कर मूवी थी, उस रिलेटेड आपका क्या तज्जिया है कि अब आगे 2025 में हम किस हद तक इनको देखेंगे कि ये मजीद ग्रो अप होगा? जी बिल्कुल, ग्लास वर्कर बहुत खूबसूरत फिल्म और पाकिस्तान से पहली हैंड एनिमेटेड फिल्म, तो बहुत अच्छा आगाज है। और उस्मान रियाज की ये फिल्म बहुत खूबसूरत इजाफा है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स की एक खास बात ये है कि 2024 में भी अगर हम देखें फिल्मों का लाइनअप, तो वो किसी जॉनरा में एक्सपेरिमेंट करने से घबराते नहीं हैं। तो ये ग्लास वर्कर में भी हमें नजर आया और इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी एनिमेटेड फिल्में अगर पाकिस्तान से आती रहेंगी तो एक ये एक ऐसा जॉनरा है जिसमें पाकिस्तान जरूर एक्सेल कर सकता है। बिकॉज इसमें हमारे जो दूसरा हमारा बड़ा एक कंपेटिटर जिसको हम कहते हैं, जो हमसे कहीं बड़ा है साइज में, इंडिया, वहां पे भी कुछ खास काम नहीं हो रहा। तो जितनी क्रिएटिव और आर्टिस्टिकली स्ट्रॉन्ग ग्लास वर्कर फिल्म थी, अगर इसी ट्रेंड को हम लेकर आगे चले तो फिर हमारी फिल्में जरूर अपना मुकाम बना लेंगी, क्योंकि ये फिल्म तो ऑस्कर के लिए भी कंसिडर हुई। तो इसी तरह की फिल्में बनती रहें, फिल्म मेकर्स, यंग इनोवेटर्स आते रहे इस फील्ड में, तो इंशाल्लाह बेहतरी की राह निकल आएगी। अच्छा शुएब साहब, हम इससे पहले कि ड्रामा इंडस्ट्री की आपसे बात करें, मैं एक सवाल आपसे, वो क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स में शायद कोई वीकनेस होगी, हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। हमने इंडिया में देखा है कि बहुत सारी मूवीज अब नेटफ्लिक्स की तरफ शिफ्ट हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कंटेंट उस तरह से नेटफ्लिक्स की तरफ नहीं जा रहा है। इसकी मेजर वजह क्या है? देखिए, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडिया का बहुत बड़ा होल्ड है। अगेन मार्केट डायनामिक्स को समझने की जरूरत है और जाहिर है जो बड़ी मार्केट होती है वही अपनी मोनोपोली कायम रखना चाहती है उस वक्त तक, जब तक कि कोई किसी दूसरे एंट्रेंट को उसमें कोई एंट्री पॉइंट ना मिल जाए। 2025 में हमें उम्मीद है कि जो बचे हैं, सन समेट लो नाम की जो सीरियल बन रही है पाकिस्तान से, वो नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी और वो पहली नेटफ्लिक्स कमीशन सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह उससे शायद रास्ते खुलेंगे। और फिर अगेन ये बात है कि अब जो है वो सिनेमा इतना महंगा तफरीह बन गया है कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो महीने में एक से ज्यादा फिल्म देखने के लिए सिनेमा जा सके, क्योंकि जब आप टिकट की प्राइस डालते हैं, पॉपकॉर्न डालते हैं, तो आप अपने 4 बच्चों के साथ एक फिल्म देखना एक अच्छा खासा महंगा शौक बन जाता है।
तो इसलिए बेहतर है कि हम जो है वो OTT प्लेटफॉर्म की तरफ देखें, और मे बी किसी इन्वेस्टर को ये भी जरूरत है, किसी फाइनेंसियर को, कि वो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक OTT प्लेटफॉर्म अच्छी तरह मार्केट करके लॉन्च करे, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स के लिए इतनी डिमांड हो सकती है तो पाकिस्तानी कंटेंट के लिए क्यों नहीं। और आप देखते हैं कि हमारे ड्रामों की जो व्यूअरशिप आ रही है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि मैं कहूँगा कि रेगुलर व्यूइंग से ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त उन व्यूअर्स का है जो कि ऑनलाइन ड्रामा देखते हैं। अच्छा शोएब साहब, बात आपसे मैं अब ये पूछने वाली थी, क्योंकि हमारे ड्रामे जो हैं वो OTT पे ज़्यादा ना भी देखे जाएं लेकिन YouTube पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि एक सवाल अब ये भी उठता है कि शायद वो सास बहू का जो मयार है, वो जो बातें हैं, वो रिवायती चीज़ें, उनसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनसे बाहर निकलेंगे तो तब भी थोड़ा सा मयार बेहतर हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, आप अगर देखें 2024 के बड़े ड्रामे जो हैं तो उसमें हमें ये ट्रेंड टूटता हुआ नजर आता है। 2023 तक तो हम ये बात कह सकते थे कि अक्सर ड्रामे हमारे जो थे वो इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन 2024 में अगेन हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने, और क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स हमारे ड्रामों के लिए बेहतर हैं, तो हमारे ड्रामे भी मुख्तलिफ नौइयत के नजर आए। अगर आप देखें तो कभी मैं कभी तुम जो है वो एक नौजवान जोड़े की कहानी है, जिनको तरह तरह के फैमिली से मुतालिक मसाइल का सामना भी है, लेकिन माशी मसाइल का सामना भी है, और उनकी एक स्ट्रगल है जो कि जिससे बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें खई, तो खई की जो पूरी प्रेमिस थी वो भी सास बहू से हट के कहानी थी। तो हम ये मेरे ख्याल में अब जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा मेकर्स को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो एक ही घिसा पिटा फार्मूला चलाते रहेंगे तो वो शायद इतना कामयाब ना हो सके। और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आगे है। जब हम हिंदुस्तान के साथ तकाबुल करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे ड्रामे जो है वहां भी देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, और अब तो बाकायदा वहां पर एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की तर्ज का ड्रामा हिंदुस्तान में भी बनाया जा सके। जैसे हम एक जमाने में बड़े इम्प्रेस्ड रहे हैं उनके बड़े ग्लैमरस ड्राइंग रूम ड्रामा से, जहाँ पे सास बहू की साजिशें ही चला करती थी। अब जो है हिंदुस्तान हमसे लीड ले रहा है कि आखिर वो पाकिस्तानी ड्रामों का क्या मैजिक है, तो उसको वो क्रैक करने की कोशिश करें। तो 2025 भी इंशाल्लाह हमारे ड्रामों के हवाले से जरूर मजबूत ही रहेगा। अच्छा शोएब साहब, मुझे ये बताइएगा आखिर में कि हमारे ड्रामों में इतना पोटेंशियल जरूर है कि अगर कहानी को बेहतर किया जाए, स्क्रिप्ट को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, फ्रेम और प्रोडक्शन को बेहतर किया जाए, तो ड्रामा हमारा एज ए सीजन नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छा बिक सकता है। सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आई। मैं ये शोएब साहब आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तानी ड्रामे की बात की जाए तो हमारा ड्रामा उसमें पोटेंशियल है, अगर थोड़ा सा स्क्रिप्ट को, प्रोडक्शन को बेहतर किया जाए तो हम नेटफ्लिक्स पे अच्छा बिक सकते हैं। नहीं जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी। शोएब साहब से हमने पूछना था जी। शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शोएब हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके हवाले से जिनसे हम फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे, उसके ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे, और उनके मुताबिक 2025 में नेटफ्लिक्स पे अब पाकिस्तानी कंटेंट भी आ रहा है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि उन्होंने भी यही बात की। आपकी भी देख लीजिए कि अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम कहाँ पे जाकर ड्रामा देखते हैं? यूट्यूब पे। एग्जैक्टली, यूट्यूब हम जो है ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैंने भी यही बात की थी कि यूट्यूब पर हमारे ड्रामे उस तरह से ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और जिस तरह से वो ड्रामों की बात कर रहे थे, और हमने भी स्टार्ट में अपनी सोशल स्टोरीज में बात की थी, जेंटलमैन के हवाले से बात की थी, कभी मैं कभी तुम के हवाले से बात की थी, तो वो जो एक सास बहू का मयार था, जो सवाल अभी उठता है, वो किसी हद तक ख़त्म भी हो रहा है। हम देख रहे हैं 2025 में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो फंडिंग के मसाइल हैं, क्योंकि ये इशू बड़ा है एक्टर्स के हवाले से कि फंडिंग जो है वो थोड़ी सी उस तरह से नहीं की जाती। राइटर्स जो है, जिस तरह से खुद शोएब साहब ने बात की कि लिखने वाले ठीक से उस तरह लिखते नहीं हैं, उस मयार को बेहतर कर लिया जाए तो 2025 हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन, जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा था कि आज 2024 है, मेरा 2024 का आखिरी शो है गज़ल के साथ, और उम्मीद करते हैं कि 2024 में सुबह की सोच में आपने जो हमारा साथ दिया, हमारा आपका साथ रहा, वो अच्छा रहा होगा। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की ये कोशिश होती है कि आपके पास एक ऐसा कंटेंट लेके आएं जो आप भी पसंद करें, आपके घर में तमाम तर फैमिली पसंद करें, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी होती है। हम बच्चों की बात करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं, हम इवन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे का पूरा जो आपका एक घर है उसमें तमाम तर देखने वाले लोग हमारे कंटेंट को पसंद करें, और हम इसी तरह से 2025 में भी आपके साथ अपना अच्छा कंटेंट शेयर करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ 2025 में भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आज के साल से इतना ही, अब अगले साल मुलाकात होगी। 2024 का आखिरी प्रोग्राम था हमारा। मुझे गजल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।